Sure. निरोग स्ट्रीट आपके लाइव सेशन में मैं नलिनी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज हम फिर एक नए विषय और नए वक्ता के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज की डिस्कशन का हमारा टॉपिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदा होगा। इस विषय पर खास मेहमान के रूप में आज हमारे साथ देहरादून से वैद्य हर्ष सहगल जी होंगे। वैद्य हर्ष सहगल जी का आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में 2 दशकों से अधिक का अनुभव है। आयुर्वेद के माध्यम से उन्होंने ऑटो इम्यून, डीजेनरेटिव, मेटाबॉलिक और दूसरे क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का सफलतापूर्वक उपचार किया है। वे त्रिलोक आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर एंड स्पेशलिटी क्लिनिक फॉर क्रॉनिक डिसऑर्डर्स ऋषिकेश देहरादून के फाउंडर और सीईओ भी हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए इन्हें उत्तराखंड रत्न, उत्तराखंड गौरव, टेक्नोक्रेट्स एक्सीलेंस अवार्ड जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मान भी मिल चुके हैं। गौरतलब है कि वे बिरला परिवार के निजी चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। अब मैं परंपरा के अनुसार वैद्य हर्ष सहगल जी का निरोग स्ट्रीट परिवार की तरफ से स्वागत करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि वे आज के वेबिनार की शुरुआत करें। मैंने थैंक नलिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया निरोग स्ट्रीट आपके पूरे परिवार को और समस्त श्रोतागण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज संडे के दिन अपना समय निकाला, थैंक यू सो मच। तो आज का जो टॉपिक है हमारा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदा। जब भी हम किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं तो एक शुरुआत होती है कि आप डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहाँ से आया, आपने कैसे शुरुआत करी। तो इट वाज लाइक कि हम लोग अल्जाइमर्स के ऊपर हम काफी काम कर ही रहे थे, ब्रेन सेल्स का नरिशमेंट हो रहा था और ऑटिज्म में भी ब्रेन सेल्स को हम नरिश कर रहे थे। काफी और कंडीशंस में भी हम लोग सेलुलर रीजनरेशन के ऊपर काम कर रहे थे। बहुत सारी और कंडीशंस भी हैं जिसमें इनकी जरूरत पड़ती है, सेलुलर रीजनरेशन की जरूरत पड़ती है। मैं अपना एनुअल चेकअप कराता रहता हूँ, तो करीब 8-10 साल पहले पुरानी बात है। अपने रूटीन चेकअप्स के लिए मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह के पास गया, जो कि फोर्टिस स्कॉट्स देहरादून में उस टाइम चीफ कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर थे। और जब मैंने अपने चेकअप कराए तो बाद में हम लोग मिले, बैठे, अपना एक दूसरे के साथ चाय बैठ करके पी। तो उन्होंने पूछा, डॉक्टर सहगल आप इतना काम कर रहे हैं तो कुछ ऑटोइम्यून कार्डियोमायोपैथीज के ऊपर कुछ हो सकता है क्या आयुर्वेद में? क्योंकि हमारे पास मेडिसिन नहीं है उसके लिए, ना हमारे पास जो है सर्जिकली हम कुछ उसमें कर नहीं सकते। तो इट्स अ क्लोज सीन जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है ऑटोइम्यून कार्डियोमायोपैथी से। तो मैंने कहा सर आप अपने केसेस बताइए कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं। तो एक डीसीएमपी आया, फिर मायोकार्डिटिस आया, और भी 3-4 और ऐसी, रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो इन सब का उन्होंने नाम लिया। मैंने कहा ओके, हमारे पास जो अब तक हमारे पेशेंट हैं उसका मैं डाटा एक बार देखता हूँ, सर्च करता हूँ और हमने क्या क्या किया हुआ है और कैसे कैसे किया है, तो उसके ऊपर हम फिर अपनी चर्चा करेंगे और मैं आपके पास केसेस लेकर के आता हूँ, देखते हैं फिर हम क्या कर सकते हैं इकट्ठे। एनीवे, मैं घर आया अपने इन्वेस्टिगेशंस लेकर के और मैंने अपने पुराने जो हमारे पेशेंट अभी तक हमने देखे थे उनका डे 1 से हमने अपने पेशेंट्स की जो भी डाटा है और जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो हमने संभाल के रखे हुए हैं। तो 22 साल पुराना भी पेशेंट अगर है, 23वां साल है मेरा, तो पहला पेशेंट का भी रिकॉर्ड हमारे पास अभी तक संभला हुआ है। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग भी बहुत जरूरी है। कई स्टूडेंट्स हैं इस वेबिनार में, तो जब हमने ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है कि आप अपना रिकॉर्ड कीपिंग अच्छा रखिए। एनीवे, तो अपना उसकी हमने स्टडी करी और कुछ केसेस हमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के मिले और मायोकार्डिटिस के भी मिले। और बात ये आ रही थी कि भाई 45-50% पे अगर आप रिवर्सल कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो सीरियस, लाइफ थ्रेटनिंग और एंड स्टेज जो है उसमें हमने क्या किया और हम क्या कर सके, वो मुद्दा था। तो एक शब्द आता है रिसर्च में, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ कर रहे हैं और कुछ करते करते आपको कुछ नया मिला। तो हम क्या कर रहे थे, हम अल्जाइमर्स और ऑटिज्म के ऊपर काम कर रहे थे। आज ही मुझे याद है, राजस्थान का एक केस था, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज उसको था पहले से और ब्लॉक्ड आर्टरीज थी, करीब 80-90% के आसपास था। और उस पेशेंट को सेनाइल डिमेंशिया भी हुआ, अल्जाइमर्स भी हुआ, और वो ट्रीटमेंट कराने हमारे पास अल्जाइमर्स के लिए आए। अब अल्जाइमर्स में होता क्या है कि ब्रेन सेल्स जो हैं श्रिंक कर जाते हैं,
ब्रेन श्रिंक कर जाता है, ब्रेन सेल्स जो है जल्दी उनकी लाइफ जो है जल्दी खत्म हो जाती है नॉर्मल सेल से। तो हम उन्हें रीजनरेट कर रहे थे, और उसमें रीजनरेशन का सिंपल सा फंडा है कि आपको घृतपान जो है आपको कराना होता है। अब ये पेशेंट बहुत पुरानी बात है, आज तो लोग समझते हैं कि देसी की जरूरत है हार्ट के लिए। तो उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर सहगल आप घी दे रहे हैं तो हार्ट डिजीज है ना पहले से ही है, तो उसके ऊपर क्या दिक्कत आएगी। देखिए मैंने उनसे कहा, एक्सप्लेन किया कि देखिए अभी तक तो हमारे सामने ऐसा कोई इशू आया नहीं है, पर देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन, तो आप इन्वेस्टिगेशन करा करके उसे क्रॉस चेक कर लीजिए। तो करीब 6 महीने 8 महीने बाद जब हमारी मेडिसिन लेने के 8 महीने या 10 महीने के बाद उन्होंने जब अपना टेस्ट कराया, स्क्रीनिंग कराई, तो उसमें उनकी जो ब्लॉकेजेस थी वो पहले से बेहतर हुई। तो यहाँ से हमें एक, जिसे कहते हैं ना, एक रे ऑफ होप, अरे वाह कि हम अल्जाइमर्स ट्रीट कर रहे हैं और ब्लॉक्ड आर्टरीज में हमें रिजल्ट्स मिल रहा है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। तो यहाँ से हमारी कहानी फिर ऑटोइम्यून कार्डियक कंडीशन से भी शुरू हुई। इसमें मैं इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। The term cardiomyopathy is a general term that refers to the abnormality of the heart muscle itself. It is a disease of the heart muscle in which the heart's ability to pump blood is decreased because of heart's main pumping chamber. The left ventricle is enlarged and weakened. In some cases, it prevents the heart from relaxing and filling with blood as it should. The condition affects people of all ages, including infants and children, but it's most common in men ages 20 to 50. About 1 per 2,500 people is affected. Treatment includes medications, surgically implanted devices such as, आप सब लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा, CRT device, cardiac resynchronization therapy, pacemaker, left ventricular assist device, LVAD, heart surgery, or in severe cases, a heart transplant, depending on the type of cardiomyopathy and how serious it is. Some types of DCMP are reversible, depending, again, it depends on etiology. Symptoms may improve with treatment. Other types of DCMP are irreversible and the damage is permanent. Clinically, DCMP is characterized by a progressive course of ventricular dilation and systolic dysfunction. Even with the current advancement in its treatment, अभी काफी कुछ हो चुका है इसके अंदर पिछले 10-12 सालों में मेडिसिन में, और जो डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं, but still, prognosis for people with the disease is still bleak. Life expectancy is limited and varies according to the underlying etiology. With about 50% having an average life expectancy of less than 5 years after diagnosis. Progressively, it can lead to heart block, heart failure, and sudden cardiac death. For those with advanced forms of heart failure, nearly 90% die within a year. On the other hand, Ayurveda has its own understanding of Hridrogas and its varied pathophysiology. Various treatment modalities has already been mentioned in Samhitas. My personal interest was in reversing the deemed progressive and irreversible types of DCMP, जिन cases की हम बात कर रहे हैं और जो हमने अपने जो database से हमने खोदा. So in today's presentation, would like to share a couple of such cases as well. Dilated cardiomyopathy is a disease of heart muscle characterized by enlargement. देखिए यहाँ पर क्या है, जिसे हम कहते हैं बड़ा दिल, तो बड़ा दिल इमोशनली अगर है आपका है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली उसमें ये चेंजेस ना आए तो बेहतर है. So it is characterized by enlargement and dilation of one or both of the ventricles along with impaired contractility defined as left ventricular ejection fraction less than 40%. In DCMP, the left ventricle of the heart becomes dilated, stretched or baggy. As a result, the heart muscle becomes weak, thin or floppy and is unable to pump blood around the body efficiently. In most cases, DCMP is progressive. See, this is very important to understand. In most of the cases, DCMP is progressive, leading to heart failure and death. It is one of the most common cause of heart failure and is the most frequent reason for the heart transplant. Okay. So, next slide. Nature of the disease. See, it is very important.
to understand. Success of the treatment lies in identifying the nature of the disease. A systemic approach to identify the etiology is essential for the determination of the most effective treatment strategy. Idiopathic dilated cardiomyopathy, when you do not have any idea of why it is happening, is one of the leading cause of severe heart failure and is the most common cause of heart transplantation. Despite recent improvements in therapy, both incidence and mortality are still very high. The main problem is its heterogeneous etiology. कई तरीके से आती है, तो हम उसे आगे explain करेंगे, implying that different subgroups of DCMP may have different pathogenesis. In a broader perspective, so far, 3 factors have been identified to be potentially important: viral infections, multiple autoimmune mechanisms, and genetic factors. Next. Etiological factors. Numerous factors can cause the left ventricle to dilate and weaken, which includes genetic condition. In many cases, it is a genetic condition caused by a genetic mutation. Other causes: viral infections, metabolic disorders, diabetes, thyroid disease, obesity. Secondary to other cardiovascular diseases. अभी यहाँ पर एक केस में आपको MI के post MI मैं explain करूँगा. We will come to that. This is ischemia, uncontrolled high blood pressure, problems with heart valves, tachycardia induced. Then autoimmune triggers: rheumatoid arthritis, SLE, systemic lupus erythematosus, scleroderma, nutritional deficiencies, cytotoxic drugs, excessive amount of alcohol. It can also happen in women after they give birth, known as postpartum cardiomyopathy. Third point is idiopathic DCMP. In 50% of cases, the etiology remains unknown and is termed idiopathic DCMP. Now, see, this is very important to understand. Idiopathic DCMP बहुत इसको समझना कि भी हो क्यों रहा है, लेकिन एक आयुर्वेद में इसका भी एक समाधान है. इसे हम कहते हैं दोष वैषम्य चिकित्सा, कि आप दोषों को आप एस्टैब्लिश कर लीजिए कि किस दोष, कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन सा गड़बड़ है, कहाँ पर उसे शोधन करना है, कहाँ पे उसे शमन करना है. तो ये कोई सा भी रोग हो, अगर इडियोपैथिक नेचर का हो, लेकिन अगर आपने दोषों का जो है इवैल्यूएशन ठीक से किया, तो आप चिकित्सा जो है इडियोपैथिक चाहे जो भी है, उसके बावजूद भी आप चिकित्सा जो है सफलतापूर्वक उसे कर सकते हैं. हम आएंगे इसके ऊपर. Sign and symptoms. Many people with dilated cardiomyopathy have no symptoms or only minor symptoms and live a normal life. Other people develop symptoms which may progress and worsen as heart function worsens. Symptoms of DCMP can occur at any age and may include shortness of breath, that is dyspnea, even either active or lying down, fatigue, feeling overtly tired, reduced ability to exercise, swelling, edema in your legs, path shows जिसे हम कहते हैं, ankles and feet, weight gain, fainting, palpitation, dizziness or lightheadedness, ascites, swelling of the abdomen due to fluid buildup, chest pain, heart murmur, extra or unusual sounds of sounds heard when the heart beats. Okay. Now we look at the stages. As per New York Health Association, NYHA, classification of heart failure. Class 1 is asymptomatic, that is no symptoms. No limitation in physical activity despite presence of heart disease. This is asymptomatic. This can be suspected only if there is a history of heart disease which is confirmed by investigations, for example, echocardiography. Now, class second is mild. Slight limitation in physical activity. More strenuous activity causes shortness of breath. For example, walking on steep inclines and climbing several flights of steps. Patients in this group can continue to have almost normal lifestyle and career. भाई आप exertion कर रहे हैं तब हो रहा है,
अगर नहीं तो आप मैनेज कर रहे हैं. Class 3 is moderate. More marked limitation of activity which interferes with work. Walking on flat produces symptoms. मतलब आप सिंपल सीधे सीधे भी चल रहे हैं तो भी सांस फूल रही है, दिक्कत आ रही है. Now the last is class 4, severe. Unable to carry out any physical activity without having symptoms. Patients are breathless, at rest, and mostly housebound. Now, there are also different stages of the disease: acute phase, chronic, or stable phase. In the stable phase, optimum therapy has been achieved, and although there can still be symptoms, these are well controlled with the medication. It has been proven that regular exercise can improve heart failure symptoms. This statement, however, applies to those with mild to moderate symptoms and excludes those with severe limitation, where exercise can precipitate acute fluid, lung retention, and rhythm disturbances. Next slide. Now, diagnostic essentials, investigations. Diagnosis is based on the medical history of patient, physical examination, blood tests, and other investigations. Sign and symptoms: breathlessness, pedal edema, chest pain, etc. Personal and family medical history to check for diabetes, thyroid issues, weight gain, family history, etc. Comprehensive metabolic panel, which includes blood tests like CBC with ESR, lipid profile, thyroid profile, KFT, LFT, CRP, fasting blood sugar, PP, HbA1c, etc. ECG, electrocardiogram, chest X-ray, echocardiogram, ultrasound whole abdomen, exercise stress test for TMT, treadmill test, cardiac catheterization or angiogram, cardiac MRI or CT scan or CT angiography. Now see, as an Ayurvedic physician, हमारे पास जब patient आता है तो ये सारे investigations already उसके हो रखे होते हैं. हमारे पास first line of action लेकर के नहीं आता. तो हमें हमारा ज्यादा ध्यान जो है चिकित्सा पे होना चाहिए और निदान पे होना चाहिए, वो आगे हम डिस्कस करेंगे. Okay. Now the treatment in terms of Western approach. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इट, बट जो भी हमारे पास केसेस जिस तरह से आते हैं और जो हमारे पास फाइल्स आती हैं और जब उनके प्रिस्क्रिप्शंस देखते हैं तो उसमें से हमने आइडिया लगाया, और जब डॉक्टर योगेंद्र सिंह से ये बात हुई तो उन्होंने ये सब चीजें हमें एक्सप्लेन करी. What so far we have observed the general line of treatment that most allopathic physician follows. I think a Vaidya should have a basic idea about the treatment modalities. The ADR, adverse drug reaction issues involved. Reason is कि अब आपको कोई ब्लड थिनर ले रहा है और आपके पास आ गया तो आपको उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे मैनेज करना है. आपने पता चला अपनी तरफ से अजवाइन दे दी या कुछ और ऐसी मेडिसिन दी जो कि आयुर्वेद में भी ब्लड थिनर का काम कर रही है, तो वो डबल डोसेज हो रही है, तो वहां पर एडीआर जो इश्यूज हैं वो और फर्दर एनहांस हो जाएंगे. या आपने कोई ऐसे त्रिकटु दिया जो आपने कफज हृदय रोग है उस हिसाब से आपने त्रिकटु दे दिया और वहां पर वो ऑलरेडी ब्लड थिनर ले रहा है, तो ऐसे में उसकी पोटेंसी और फर्दर एनहांस हो जाएगी बिकॉज ऑफ त्रिकटु. तो ये एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए एक वैद्य को कि एडीआर इश्यूज क्या क्या रहते हैं और हमें अपने ट्रीटमेंट को किस तरीके से उसके साथ एडजस्ट करना है, क्योंकि डे 1 पे पेशेंट आपके पास मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं आएगा. Now anyway, etc. to get the desired result with its treatment, that's very important to understand. Medication की अगर हम बात करें तो anticoagulants और blood thinners, then diuretics to reduce fluid buildup, beta blockers to reduce the rate and force of the heart contraction, ACE inhibitors reduce the workload of the heart, antiarrhythmic medication to control abnormal heart rhythms. Now, second is this medical devices, as already explained, surgery and medical devices. ICD, implantable cardioverter defibrillators, monitor and shock the heart when a dangerous arrhythmia occurs. Pacemakers, which set the pace of the heart. CRT, cardiac resynchronization therapy devices, synchronize both sides of the heart to beat together. And ventricular assist devices help to support the function of the heart if it is seriously impaired. Heart transplant, they are usually just for those with end stage heart failure. अभी हमने एक
पिग का ट्रांसप्लांट के बारे में बड़ी पूरी दुनिया में हमने सुना। एनीवे, उसके ऊपर भी आएंगे। अगर टाइमली ट्रीटमेंट आयुर्वेद से शुरू हो जाए तो ट्रांसप्लांट की भी जो नौबत है वो रिमोट ही हो जाती है। नाउ माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, हृदरोग इन आयुर्वेदा। See, Ayurveda has recognized heart as one of the three main marmas. The three marmas, or three marmas as we call it, are Shir, Hriday and Vasti. Shir is nervous system, Hriday is cardiovascular system, and Vasti is urinary system. These three are Sadhyo Pranahara. That is, any damage in their functioning can debilitate and put life in danger quickly. Heart is also the seat of consciousness as per Ayurveda. Heart disease have been classified into 5 types. That is Vataj, Pittaj, Kafaj, Sannipataj, and Crimage. Their respective symptoms: Vataj, palpitation, chest tightness, heaviness, conduction block, syncope; anxiety, chest pain, piercing pain in nature; Pittaj, burning sensation in chest, bitterness in mouth, acid eructation, fatigue, drowsiness, thirst, syncope; vertigo, sweating, blackout, dyspnea, and febrile. Kafaj, the symptoms that we see in Kafaj: lethargy, drowsiness, anorexia, heaviness in chest, fever, cough, constricting sensation in the chest, low appetite, sweetness of mouth. Sannipataj. A lot of overlapping symptoms of Vataj, Pittaj, and Kafaj mentioned above are found in Sannipataj or Tridosha Hridrog. Crimage, severe pain which is piercing in nature, itching in the and itching in the chest. Now we go to the management. Here I would like to quote Albert Einstein: the only source of knowledge is experience. हम लोग जितने भी बात कर लें, आपकी एक्सपीरियंशियल नॉलेज क्या है, सारी कहानी वहां है। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे दिया, आपने इधर से कॉपी किया, वहां पेस्ट किया और लगा दिया, आपने सब आपने रेफरेंसेस उठाए और डाल दिए, पर आपने क्लिनिक में क्या किया वो मैटर करता है। तो when it comes to management, it's better and easy to understand with hands-on experience, with some live examples. I would like to present 2 cases that have shown signs of varying degrees of reversal. Both the cases were end-stage DCMP with poor prognosis. As already explained, मतलब 40 के ऊपर अगर है तो उसके ऊपर हमने क्या, वो तो ठीक है, वो मैनेज हो जाता है, लेकिन उससे नीचे है, सीवियर है, एंड स्टेज है, तो वहां पर बात बनती है कि हमने कुछ किया। LVF was the main objective criteria, and amongst the subjective criteria were breathlessness, fatigue, chest pain, and palpitation. So this was our first case. Mrs. Anu Chauhan, 56, female, visited our clinic in Dehradun, dated 18th August 2006. She was a diagnosed case of DCMP with LVF 15%, 15%. Idiopathic etiology, poor prognosis was explained at AIIMS, New Delhi, with clinical symptoms of severe breathlessness, frequent blackouts, vertigo, formication, जो चींटियां चलने का जैसे एक एहसास होता है, formication, pedal edema, anxiety, and palpitation. Started Ayurvedic treatment on the same date. All her allopathic medicines were gradually tapered off and eventually stopped on 7th Jan 2007. देखिए ये बहुत पुराना केस है, आप सुनिएगा इन्हें। After 6 months of Ayurvedic treatment, she went for echocardiography, which showed the LVF at 56%. After 18 months, started reducing the dosage of Ayurvedic treatment. And in the next couple of months, she was off treatment. It's been 15 years. She is hale and hearty and is continuing with her normal life. Now, I would like to see what she has to say. Just a minute. Yes.
सर इसका साउंड आप प्लीज तेज कर दीजिए, देयर इज नो साउंड इन दिस ऑडियो। जस्ट ये मैक्सिमम साउंड है। एक्चुअली सर इट्स नॉट एट ऑल ऑडिबल। अच्छा, ओके, चलिए इन्हें कंप्लीट करने दीजिए, मैं स्टोरी बता दूंगा इनकी। ओके ओके ऐसा कर लेते हैं। ओके। नहीं आ रहा ऑडियो? हाँ बोलता। Sir, you can continue with this PPT ना, मतलब you can share the her story because ओके अभी there is no sound as such. ओके, ठीक है। मैं कुछ हुआ टेक्निकली कुछ ना इसमें, एनीवे ये जब हमारे पास आए थे 36 साल की लेडी थी और इनका एलवीएफ जो था 15% था और किसी रेफरेंस से आए थे, ट्रस्ट नहीं था आयुर्वेद पे। जब आए तो जो एम्स के जो टॉप कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इन्हें 15-20 दिन महीना मुश्किल से कि भाई कहीं अगर विल पे साइन सुइन करना है तो आप साइन कर लीजिए, इतना ही टाइम आपके पास बचा है। शी वाज ओनली 36 और इनकी बेटी जो थी वो करीब 3.5 साल की थी। तो इट वाज लाइक वेरी इमोशनल एंड वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर देम। एनीवे तो एक इमोशनल स्टोरी है वो उसके पीछे। जब आए हमारे पास तो हमने कहा ओके लेट्स सी, अब अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर हम अपने तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम करते हैं।
इनका हमने ट्रीटमेंट करना शुरू किया और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका जो है हमने करीब 6 महीने बाद हमने इनका एलोपैथी मेडिसिन पूरी तरीके से बंद हो गई थी। हमारा ट्रीटमेंट करीब 1.5 साल 2 साल तक चला और इवेंचुअली वो भी बंद हुआ। जब बार-बार इन्होंने प्रोग्रेसिवली हम लोग मॉनिटर कर रहे थे इनके सारे साइन एंड सिम्पटम्स को और इजेक्शन फ्रैक्शन को। 2 साल के बाद जब कई प्रोग्रेसिवली एकदम से इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आता। तो 2 साल बाद जब ट्रीटमेंट हमने बंद किया तब इनका इजेक्शन फ्रैक्शन वाज नॉर्मल व्हिच वाज 56। 15% से जिसमें इनका प्रोग्नोसिस सिर्फ 10% 10-15 दिन की बात बताई, 15-20 दिन की बात बताई और वो 2 साल हो चुके हैं। 2 साल के बाद उनका इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है। हमारी मेडिसिन भी छूट गई। आज उसके बाद उनका दूसरा बेटा हुआ और आज उनकी जो लड़की जो 3.5 साल की थी, वो उनकी उसकी शादी हो चुकी है। तो ये पूरी तरीके से केस जो है रिवाइव हुआ और हमारे सामने है आज ये केस। तो एनीवे अब इसके डिस्कशन मैं इसमें करना चाहूंगा कि हमने क्या किया और कैसे कैसे हमने किया। देखिए यहाँ पर etiology was unknown. The clinical presentation of severe breathlessness, frequent blackouts, vertigo, formication, pedal edema, anxiety, palpitation indicated त्रिदोषज और सन्निपात सारे सिम्टम्स इनमें मिल रहे थे, वायु के, पित्त के और कफ के तीनों दोषों के मिल रहे थे। It was an end stage DCMP with ejection fraction at 15%. So Vata was predominantly aggravated. इसे समझना होता है कि आपके पास रोग जब आता है तो प्रथम अवस्था कफ की अवस्था होती है, द्वितीय अवस्था पित्त की और अंतिम अवस्था जिसे हम कष्ट साध्य या असाध्य हम लोग बोलते हैं, तो वो वायु की अवस्था होती है। रोग कोई सा भी हो, वायु की अवस्था में इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम उसे रिवर्स कर सकें। तो इसकी जो वाता वाज प्रीडोमिनेंटली एग्रेवेटेड। यहाँ पर फिर हमने along with अवस्थिक चिकित्सा मतलब that is the symptomatic treatment. Systemic correction was also planned as DCMP in most of the cases is an outcome of disturbed physiology. The first line of action was to pacify Vata dosha with Rasayan or rejuvenating group of herbs, which primarily contains Ashwagandha, Shatavar, Praval Pishti and Mukta Pishti. Besides Kalmeg was used for the purification of Pitta and Shwet Parpati to pacify Kapha as it works wonderfully well in pedal edema. श्वेत परपटी देखिए यहाँ पर पेडल पाद शोध बहुत ज्यादा था तो श्वेत परपटी हमने दिया, कफ भी इसमें इन्वॉल्व था, पित्त भी डिस्टर्ब था, अग्नि कुछ थी नहीं, अग्नि मंद थी, सब कुछ। अब कालमेघ की अगर मेरी रिसर्च पब्लिश है इसमें कालमेघ के ऊपर, तो मेरे लिए मेरी ये बहुत फेवरेट ड्रग है कालमेघ, इसका काफी ज्यादा यूसेज होता है। एनीवे सो दिस इज हाउ शी रिस्पॉन्डेड वेरी वेल टू द ट्रीटमेंट और 2 साल बाद इनका ट्रीटमेंट जो है हमारा भी बंद हुआ और शी इज लीडिंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ टिल डेट। ये अभी 2 दिन पहले का ही इनको इन्होंने वीडियो बना करके भेजा, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से अब तक आवाज नहीं आई है। मैं इसे सीख लूंगा कि कैसे आपके पास आवाज आ जाए और आप लोग सुन सके। मेरे ख्याल से नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मैं इसका ध्यान रखूंगा। एनीवे अब मैं दूसरा केस लूंगा यहाँ पर। दिस इज मिसेस अनुपमा पुंडीर, फीमेल 59, in May 2019 post myocardial infarction she was diagnosed with DCMP, multiple attacks हुए थे MI और फिर उसके बाद DCMP. Her LVF was 20% and remained the same for more than 2.5 years before starting our treatment. 12 years history of hypothyroidism, poor prognosis explained at Fortis Escorts, Dehradun. She visited our clinic in Dehradun on 25th November. Recent, बहुत अभी पिछले साल की बात है, 25th November 2021, with clinical symptoms of severe breathlessness, extreme tiredness, frequent and acute chest pain, vertigo, anxiety and palpitation. Started Ayurvedic treatment on the same date. Her allopathic treatment was reduced to half. देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 2 नावों में पैर जो है ना रखना बड़ा मुश्किल है, पेशेंट के लिए भी और एज अ फिजिशियन आपके लिए भी। इमरजेंसी कोई कंडीशन है तो आपने कोई बात नहीं, आप उसे 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन मैनेज कर लीजिए कि भाई ठीक है आपने एलोपैथी मेडिसिन खा ली, या तो आप पेशेंट एलोपैथी पे रहे पूरी तरीके से या फिर आयुर्वेद पे रहे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भाई ठीक है डायबिटीज है और DCMP भी है,
तो डायबिटीज की मेडिसिन आप उसे कंटिन्यू एकदम से आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते, तो आपको ग्रेजुअली, बॉडी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रखी है, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको उसे विड्रॉ करना होगा, करना चाहिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं और वहां जो मेडिसिन का जो फार्माकोलॉजी है, दोनों की फार्माकोलॉजी में बहुत ज्यादा स्टार्क डिफरेंस है। ठीक है, तो वहां पर कई बार एक दूसरे को क्रॉस करती हैं दोनों पैथीज, तो ये हमें थोड़ा सा सेंसिटिव होने की जरूरत है कि हमें कब कहाँ कौन सी मेडिसिन देनी है और कहाँ छोड़नी है। तो हमारे लिए डबल मेहनत है कि हमारी बेसिक नॉलेज एलोपैथी की भी ठीक ठाक होनी चाहिए, आयुर्वेद की तो डेप्थ में नॉलेज चाहिए ही चाहिए। एनीवे, तो विद इन फर्स्ट 15 days हमने उनकी मेडिसिन को रिड्यूस किया टू हाफ, एंड इट वाज फर्दर रिड्यूस टू 75% बाय द एंड ऑफ 30 days of our herbal treatment. All subjective parameters were taken into consideration while tapering off these medicines. After 3 months of Ayurvedic treatment, echocardiography shows the LVEF at 40%. At 40%. See, यहाँ पर एज देखिए, एज कितनी है, 2.5 साल, 59 की एज है, 2.5 साल से इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 20% पे था, और अब 3 महीने की ट्रीटमेंट के बाद 40% पे आया। All her clinical parameters, that's breathlessness, fatigue, frequent and acute chest pain, vertigo, anxiety and palpitation showed marked improvement. अब इनकी स्टोरी है, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी टेक्निकल वो ग्लिच होगा, तो उसके ऊपर हम नहीं जाते, ये इनका वीडियो है, बनाया है इन्होंने। एनीवे, उसको अब डिस्कस करने का, क्योंकि मेरे ख्याल से आवाज नहीं आएगी, रहने देते हैं, नेक्स्ट उसमें चलते हैं स्लाइड पे। ये उनकी रिपोर्ट थी। द मेन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वाज एलवीएफ व्हिच वाज एट 20% ऑन 21st September 2021 before starting our treatment. Then Ayurvedic treatment started on 25th November 2021, and after 3 months on 25th Feb, recently, अभी मेरे ख्याल से कल ही इन्होंने करा करके या मेडिसिन इन्होंने इनकी रिपीट हुई है, echo shows the LVEF at 40%, which is highly significant. परसों का है ये रिपोर्ट। Okay, अब इनका केस डिस्कशन कि हमने किया क्या, let's see this. The etiology was post-MI. The clinical presentation of severe breathlessness, fatigue, frequent and acute chest pain, vertigo, anxiety and palpitation with severe emaciation. कार्शियता थी बहुत ज्यादा, indicated वातज हृदरोग, तो हमने इसको वातज की कैटेगरी में इसको हमने लिया। At the age of 59, it was an end-stage DCMP with ejection fraction at 20%. So Vata was predominantly aggravated. Along with Avastik Chikitsa, that is the symptomatic treatment, systemic correction was also planned, as DCMP in most of the cases is an outcome of a disturbed physiology. She is continuing with the Ayurvedic treatment. In this case, the entire emphasis is on Rasayan Chikitsa, to which she has so far responded very well. देखिए, रसायन चिकित्सा कहाँ इस्तेमाल हो रही है और हम कहाँ उसका शास्त्रों में कहाँ वर्णन है, अगर हम उसे ध्यान से उसे डिकोड करें तो उसको हम कहाँ कहाँ कितने डिजेनरेटिव कंडीशंस में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, you know? The first and the main line of action is to pacify Vata dosha with Rasayan or rejuvenating group of herbs, which primarily contains Ashwagandha, Shatavar, Nagarmotha, Brahmi, Jaharmora Pishti, Mukta Pishti, etc. यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, हॉलदिल पत्थर पिष्टी। हॉलदिल पत्थर अगर कोई लोग जानते हो, यहाँ पर संगे यशब भी बोलते हैं उसे, बहुत हार्ड पत्थर होता है और हार्ट के ऊपर उसका बहुत जबरदस्त कार्डियक टॉनिक इफेक्ट है। मिलता नहीं है आसानी से, हम लोग हमारे वेंडर्स हैं कहीं कहीं से वो लाते हैं, तो उसकी पिष्टी बनती है, बहुत मुश्किल होता है उसे तोड़ना और उसकी पिष्टी बनाना, इस हार्ड लाइक मेटल। एनीवे, अब डाइटरी एंड लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने जो है दवाई दी और दवाई से सब कुछ चमत्कार हो गया। एज पर आयुर्वेदा, असात्म्य आहार एंड असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, आहार विहार एंड इंद्रियार्थ संयोग आर कंसिडर्ड टू बी द टू मेन फैक्टर्स बिहाइंड द पैथोजेनेसिस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी अदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो व्हाट वी नीड टू डू, आई मीन, आपने दवाई बहुत अच्छी थी, आपका डायग्नोसिस अच्छा था, मेडिसिन बहुत बढ़िया थी, लेकिन अगर पेशेंट ने दवाई ठीक से नहीं खा रहा है या खाना ठीक से नहीं खा रहा है, हमने कहा भाई दही बंद है और उन्होंने जो है चलो आज कोई बात नहीं, आज हमने दही बल्ला बना हुआ है, दही बल्ला खा लिया, तो बहुत उल्टा पड़ जाता है। ये सेंसिटिव लाइफ थ्रेटनिंग केसेस है। छोटी मोटी बीमारियां हैं तो चलो थोड़ा बहुत बदपरहेजी
पेशेंट करते हैं, बट इस तरह के केसेस में हम लोग चांस नहीं ले सकते और पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से सेंसिटाइज करना होता है, बार बार काउंसलिंग करनी होती है कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Healthy habits to work on regularly. Simplicity is the thumb rule. Eat simple and live simple. While nutritious food in itself is important, सबसे बड़ी बात होती है कि क्या वो हजम हुआ। So digestion and absorption is the key. Prefer home cooked food. Traditional food is functional. आप गुजरात जाएंगे गुजराती खाना खाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे मराठी खाना खाएंगे, राजस्थान राजस्थानी खाना खाएंगे। आप जहाँ के हैं वहां के खाना खाएंगे। अब हो क्या रहा है कि मैं चाइनीज खाना खा रहा हूँ, देहरादून में बैठ करके मैं चाइनीज खाना खा रहा हूँ, तो क्या वो मेरे लिए ठीक होगा? तो इसमें भी शास्त्रों में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि आप जहाँ के हैं, उसका जिस एरिया में है, जिस आबो हवा में है, और हिंदुस्तान इतने रिच कल्चर है और यहाँ पर इतनी सारी क्यूजीन्स हैं, तो उसको हमें अपना ट्रेडिशनल फूड जो है वो हमेशा अच्छा रहता है। गो सीजनल, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या हो रहा है कि हमें गोभी मिलती है तो 12 महीने मिलती है, जो कि सर्दियों की सब्जी है। तो इसमें हमें ध्यान देना होगा कि गो सीजनल फ्रूट्स और वेजीज। तो जब हम परचेज करने जाते हैं तो वहां पर हमें सिंपल इतनी सी बात कहनी है कि सबसे सस्ता क्या है। जो सबसे सस्ता होगा वो सीजनल होगा। लोगों को आज की जनरेशन को शायद नहीं पता कि लौकी और तोरी किस सीजन में आती है, टिंडा कब आता है, परवल कब आता है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को पता होना चाहिए। और इसका एक तरीका और भी है कि थोड़ा सा आप जाएं खरीदें, और जो सबसे सस्ती सब्जी है वो सीजन की ही होती है, तभी सस्ती होती है, उसी को ही लें। अब जैसे अब आम आने वाला है, आम आएगा तो शुरू शुरू में बड़ा महंगा होता है, तो शुरू के कम से कम 1.5 महीने तक खाना ही नहीं होता। हाँ, आप तेलंगाना में हैं, साउथ में हैं, वहां पर आम आ रहा है आपके पास, वहां पर आप खा लीजिए। लेकिन अगर आप देहरादून में हैं तो आई थिंक यू मस्ट वेट एटलीस्ट फॉर पीक समर्स टू एंजॉय मैंगो। एनीवे, रेगुलर एक्सरसाइज, कार्डियो इन सम फॉर्म और द अदर, एंड मेडिटेशन। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जिसका ऑल्टरनेट नहीं होता। एक्सरसाइज का कोई ऑल्टरनेट मेडिसिन में नहीं है, मेडिटेशन का कोई ऑल्टरनेट ऐसा नहीं है कि हमने ये दवाई खाई और मेडिटेशन से हमारा काम हो गया। दोनों चीजें हमें चाहिए होती हैं। और कार्डियो में हम ये ध्यान में रखते हैं कि अब जैसे ये एंड स्टेज केसेस थे, तो इसमें हमें एक्सरसाइज कुछ भी नहीं बताते हम लोग। सिर्फ उन्हें इतना कहते हैं कि आप अपना उठना बैठना जो आप काम कर सकते हैं कंफर्टेबली, वही आप करिए। धीरे 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 हम इन्हें, इट्स अ प्रोसेस, एक दिन में नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें कहें कि आप एक्सरसाइज करने लग जाएं, आज से वॉक करना शुरू कर दें, तो नो, इट इज रिस्की। वो नहीं करना, थोड़ा सा युक्ति का ध्यान रखना है। So, Ayurvedic approach to health is general and comprehensive because the endeavor is to seek and correct the source of disorders, imbalances in the physiology. The best results from Ayurveda come to those who are patient, persistent, and who diligently adopt the dietary and lifestyle changes needed and take a degree of responsibility for their own well-being. पेशेंट कहता है कि सर दवाई तो हम खा रहे हैं, आप ऐसा नहीं होता, पेशेंट की भी जिम्मेदारी बनती है, तो ये आपको उन्हें बताना जरूरी है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आहार, विहार एंड औषध दैट गिव्स द डिजायर्ड रिजल्ट्स। सो लेट्स वी कम टू द कंक्लूजन, हमारा काफी टाइम भी हो गया है। सो पंचभौतिक एंड दोष वैषम्य चिकित्सा इज द बेसिस ऑफ काय चिकित्सा इन आयुर्वेदा, दिस वी ऑल नो। देयर इज अ सेइंग इन द वर्ड ऑफ मैनेजमेंट, यू नो, ये सुनने वाला है, हर किसी का नॉर्थ अलग होता है। तो हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का बॉडी का बिहेवियर अलग होता है, टेम्परामेंट अलग होता है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ आयुर्वेदा, देयर इज नथिंग कॉल्ड फिक्स्ड ड्रग प्रोटोकॉल, इट इज रादर व्यक्ति परक चिकित्सा, इंडिविजुअलाइज्ड प्रिसिजन मेडिसिन। एवरीवन ऑफ अस responds differently in different situations. Even the same person responds differently to the same situation in a different time frames. Successful treatment is all about synchronizing various intrinsic and extrinsic variables. The pathogenesis related to all the cardiac conditions is summed up within 5 pages of Madhan Nidana, but in sutra or coded form. Proper understanding and decoding these sutras take years of research and analysis and an abundance of clinical evidences that eventually leads to a wise clinical judgment. It is as simple as knowing and implementing what, why, when, how, and how much. The purpose is to achieve the optimal synchronicity between various internal and external variables. So these are the references, and I would like to end. Thank you. And lastly, I feel I am blessed to have studied Ayurveda.
When the best of allopathic facilities could not provide respite, we have witnessed miracles happening through Ayurveda. That's the strength of Ayurveda. It is not just about making a career or having some recognition. It is about the rich legacy of our own Indian system. I think we all carry this legacy in some form. Thank you all for your patient listening and for your precious time. Many thanks to the entire team of Nirog Street. You are doing a commendable job, and thanks to you, Nalini ji, for coordinating the event. Thank you so much. Sir, can we wait for another 10 minutes for if somebody is having any questions? Sure, ma'am. Dr. Apurv Mangal, उनका क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर, कैन वी क्योर मित्रल वाल्व रेगुलाइजेशन विद आयुर्वेदा? सॉरी मेरे प्रोनाउंसिएशन में आई एम श्योर थोड़ा मिस कम्युनिकेशन। मित्रल वाल्व रेगुलाइजेशन, देखिए इसमें ना आप जब हम रोग का एनालिसिस करते हैं, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तब हम लोग रोग बॉडी एज ये स्थान संशय है, ये स्थान संशय। अगर आप षड क्रिया काल अगर हम पढ़ें तो संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति, भेद। तो स्थान संशय हृदय हुआ, फिर व्यक्ति हुआ, फिर भेद हुआ। तो यहाँ पर आप इसे व्यक्ति भेद में आप लेकर के जा सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द थिंग आपको बेसिक लेवल पर ये समझना होगा कि दोषों की स्थिति क्या है और वहां से हमें उसे कैसे रिवर्ट करना है। तो पॉसिबिलिटीज आर देयर इसके रिवर्सल के, और किया जा सकता है इसे। बट देन अगेन केस के वेरिएबल्स देखने होंगे कि केस के कितनी एज है और उसका अभी तक का रिस्पॉन्स कैसा है। हर एक बॉडी इतनी हर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, एक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। तो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरीके से बाकी सारे वेरिएबल्स को हमें कंसिडर करना होता है। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, देश, काल, वय, प्रकृति, ये सब चीजें हम जानते हैं। तो इन सब चीजों को हमें एनालाइज करके और फाइनली हमें पंच भौतिक चिकित्सा की हमें बात करनी होती है। पंचभूतात्मकता पे आना ही होता है इवेंचुअली। तो उसके बाद फिर आपका ट्रीटमेंट और मेडिसिन। आप देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मेडिसिन की क्वालिटी कितनी अच्छी है। आप शास्त्रों की पूरी नॉलेज रखते हैं, लेकिन शस्त्र अगर आपके पास अच्छे नहीं है, धारदार नहीं है, हथियार अगर आपके पास बढ़िया नहीं है, तो फिर चिकित्सा सफल नहीं हो पाती। बट देन दिस केस, इसका अगर हमें पूरे हमारे पास वेरिएबल्स हो तो मे बी वी कैन वर्क ऑन इट। There is one another question. Can we give panchkarma therapies in this disease? From Himani. हिमानी जी, इसमें पंचकर्मा का मेरा कोई खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा इन द सेंस कि मैंने पंचकर्मा को, हम लोग इसको, इट इज लाइक सर्जरी ऑफ आयुर्वेदा। तो सेंसिटिव केसेस होते हैं 15% पे, 20% एलवीएफ पे हम लोग पंचकर्मा एडवाइस नहीं कर सकते, क्योंकि पंचकर्मा थोड़ा सा एग्रेसिव फॉर्म है ट्रीटमेंट का। हम लोग फटाफट बहुत कुछ कर रहे होते हैं, 10, 15, 20 दिन, महीने के अंदर बहुत कुछ कर रहे होते हैं। यहाँ पर पेशेंट के अंदर उतनी क्षमता नहीं होती कि हम उसमें सीधे से हम स्नेहपान एकदम से कराने लग जाएं और फिर वमन दें, विरेचन दें। वो क्षमता ही नहीं होती। ब्रेथलेसनेस, सीवियर ब्रेथलेसनेस, सांस बैठे बैठे सांस फूल रही है उसकी। तो पंचकर्मा एडवांस स्टेजेस में मेरे हिसाब से तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। इंटरनल मेडिसिन में आपकी एक्सपर्टीज होनी बहुत जरूरी है इन एनी केस। आई मीन इवन इफ यू आर डूइंग से अभी अर्ली स्टेज है और 45% पे है इजेक्शन फ्रैक्शन, तो वहां पर अगर आप पंचकर्मा प्लान कर रहे हैं, इन एनी केस आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरनल मेडिसिन की जरूरत होगी। तो एंड स्टेज में वेरी डिफिकल्ट, बट इनिशियल स्टेजेस में वी कैन ट्राई। Another question is how to correlate and manage left ventricular failure due to COPD. COPD में देखिए, अब दोनों लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो फेलियर है, अगर हम उसको, तो यहाँ पर हमें पहला क्या लेना होगा, जो हार्ट है वो हमें पहले उसको कवर करना पड़ेगा। तो हृदय औषधियों से आपको शुरू करना पड़ेगा। और इसको आप देखिएगा, अगेन कफ जो है, कफ दोष जो है वो मेन है यहाँ पर, ठीक है। चाहे वो COPD हो, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो, दोनों ही केसेस में आपका ऊर्ध्व जत्रुगत रोग जितने भी हैं वो कफ प्रधान है। तो यहाँ पर कफ दोष का आपको शमन करना होगा, बाकी वेरिएबल्स को भी कंसिडर करते हुए कि हमें कफ को कितना अब कफ को शमन करने के लिए त्रिकटु हमारे पास बहुत बढ़िया है, या अजमोदादी योग हमारे पास बहुत बढ़िया है, या महासुदर्शन हमारे पास बहुत बढ़िया है, चंद्रप्रभावती हमारे पास बहुत अच्छी है। लेकिन कितनी देनी है, उसके साथ हमें गिलोय सत्व अगर हमें देना है कि भाई हमें और भी चीजें उसे काउंटर बैलेंस करना है, तो ये सारी चीजें अगेन देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स टू कंसिडर बिफोर फाइनली अराइविंग एट वन रेसिपी। सबकी, जैसे मैंने कहा कि हर किसी का नॉर्थ अलग होता है,
तो यहाँ पर दोनों को कफ के साथ लिंक करेंगे और पर्सनलाइज प्रिसीजन मेडिसिन दी जाएगी। तो एक सिंगल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, लेकिन अगेन कफ के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है और यहाँ पर बात बनती है। दोनों चीजों को आप पैरेलली एक साथ एक ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ट्रीट कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। Okay. The another question is how to start treating cardiac diseases in Ayurveda practice. I mean, how to build trust of patient. हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट ऑफ पेशेंट। हाँ, एग्जैक्टली। आई थिंक ये काफी ज्यादा क्वेश्चन ये माइंड में होगा कई सारे हमारे आयुर्वेदा डॉक्टर के। देखिए ट्रस्ट जो है ना, अगेन इज अ वेरिएबल। इफ यू आस्क मी, सो ट्रस्ट अगेन इज अ वेरिएबल। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। मुझे अब प्रैक्टिस करते करते 23 साल हो गए हैं, तो ट्रस्ट मेरे लिए मुझे उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। पेशेंट हमारे पास ट्रस्ट करके आते हैं, रेफर्ड केसेस होते हैं। आपको ईमानदार होना पड़ता है, आपको ईमानदार होना पड़ता है अपने ज्ञान के साथ और उस ज्ञान की व्यावहारिकता के साथ। आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें व्यावहारिकता नहीं है, तो बड़ी दिक्कत है। तो दोनों चीजें आपको चाहिए, तब जाकर के आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। और ट्रस्ट, एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा, जो मुझे पुरानी बात याद आ रही है, कि इट इज नॉट द ट्रस्ट दैट द पेशेंट कैरीज फॉर यू, नो, इट इज द ट्रस्ट दैट द पेशेंट सीज इन यू फॉर योरसेल्फ, दैट वर्क्स। आपका अपने ऊपर कितना विश्वास है वो मायने रखता है। पेशेंट आपके ऊपर विश्वास बाद में करता रहेगा, वो तो चलेगा, ठीक है। तो आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। खुद के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है। आप पेशेंट अपने घर से ठीक करिए, खुद को ठीक करिए, अपने खुद की प्रॉब्लम्स ठीक करिए। मैंने करी है, ऑटो इम्यून कंडीशन से लेकर के 40 बार मलेरिया सफर हुआ है, मैंने बहुत कुछ देखा है। अपनी हेल्थ कभी उसके ऊपर होगी तो खुद ठीक किया है। ठीक किया तो उसको हम जानते हैं कि हम इसे ठीक कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ट्रस्ट इज अ प्रोसेस, डे वन पे नहीं आता। आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं होता, आंखें खोल करके ट्रस्ट करनी होता है। और अपने शास्त्रों पे आप ट्रस्ट करिए। मेडिसिन देखिए, मेडिसिन के बारे में हम सुश्रुत ने हमेशा ये बात कही, बहुत बढ़िया बात कही सुश्रुत ने, कि पुत्रवत चिकित्सा करिए। पुत्रवत चिकित्सा मतलब क्या? हमें अपने पेशेंट को अपने पुत्र की तरह, मतलब अपने अपने बच्चे की तरह से हमें उसे डील करना होता है। आप भले किसी के पेशेंट आ रहा है आपका 70 साल का, आप उसके बच्चे जैसे हैं, लेकिन वो पेशेंट आपका, वो आपके लिए बच्चा है। तो आप उसे वो करेंगे जो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। तो इतना ट्रस्ट और इतनी विश्वसनीयता और इतनी सेंसिटिविटी आपके ट्रीटमेंट में होनी चाहिए, आपकी मेडिसिन में होनी चाहिए, तब बात बनती है और बहुत अच्छे से बनती है। करेक्ट। डॉक्टर शिल्पा मिश्रा जी का है, सर व्हाट कैन वी डू इन कार्डियोमायोपैथी? कार्डियोमायोपैथी के मैंने आपको दिस इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, वो कार्डियोमायोपैथी और इसी के ऊपर ही प्रेजेंटेशन था। और आप इसे दोबारा से पढ़िएगा, दोबारा से सुनिएगा। इसमें काफी सारे रेफरेंसेस दिए हैं मैंने, काफी सारी हर्ब्स दी हैं। देखिए एक ना इसको ध्यान दीजिए कि एक सिंगल जो जिसे हम कहते हैं ना, एलोपैथी में हमारे पास बात आती है बार बार स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, बड़ा स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, और रिसर्च के नाम पे हमारा जो है ना बड़ा वो बनाया जाता है कि आपके रिसर्चेज नहीं। 5,000 साल पुरानी डॉक्यूमेंटेड साइंस है। आप अगर कालमेघ के ऊपर रिसर्चेस देखेंगे तो करीब 1 लाख से ज्यादा रिसर्चेस तो कालमेघ के ऊपर हो रखी है। तो आप अपने साइंस को आप देखें, समझें, वो काम करती हैं मेडिसिन, बशर्ते आप मेडिसिन प्योर लें, अच्छी लें, क्वालिटी हो उसके अंदर, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सही हो। देन इट्स अ प्रोसेस। ये हम 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में हम नहीं सिखा सकते, नहीं बता सकते। ये बहुत पूरा जीवन लगता है समझने में। धीरे धीरे शुरू करिए। हम डीसीएमपी बहुत एडवांस लेवल के केसेस हम बात कर रहे हैं। शुरुआत हम कास्ट से, प्रतिशाय से, उदर रोग से, इससे तो हम कर ही सकते हैं ना। छोटी छोटी जो बीमारियां हम लोग, वायरल कंडीशंस हैं, डेंगू है, अभी कोविड है, तो कोविड में आयुर्वेद ने कितना बढ़िया काम किया है, सब जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग काम करना शुरू करें। ये एंड स्टेजेस केसेस हैं, यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी फिजिशियन के लिए। ये एक तपस्या है, इट टेक्स ईयर्स टुगेदर। तो आप शुरू करें, उससे बात बनेगी। Shall we go for another question, sir? श्योर मैम, टुडे इज संडे। Exactly. Dr. Divya का क्वेश्चन है, how to treat patient of age 61 year diabetic and hypertensive 4 to 5 year hypertrophy with LVH and aortic calcification. ठीक है।
देखिए इसमें आप समझिएगा, हम लोग एक कंसेप्ट लेकर के चलते हैं, ज्वर की चिकित्सा में थोड़ा सा सिद्धहस्त होइए। ज्वर की जो चिकित्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वर को अगर आपने मैनेज करना सीख लिया तो आप ये समझ लीजिए कि एन नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स को आप ट्रीट कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स। तो ज्वर की खूबसूरती क्या होती है कि हम लीन विश को डील कर रहे हैं। लीन विश मींस एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स। तो एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स को आपने अगेन, रोग का कारण स्रोतावरोध, सिंपल, लेट्स कीप थिंग्स सिंपल। रोग की चिकित्सा स्रोतशोधन। तो स्रोतावरोध स्रोतशोधन। अब स्रोतावरोध कहां पर हुआ है, तो स्थान संशय कहाँ है, तो उस स्थान की, अब हार्ट में है तो कार्डियक प्रोटेक्टिव मेडिसिन देंगे, लेकिन साथ साथ में आपको सिस्टमिक करेक्शंस भी करने होंगे। तो सिस्टमिक करेक्शन के लिए आपका लीन विश की जो, आम विश की जो चिकित्सा है उसकी आपकी मास्टरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उससे बात बनेगी, बहुत अच्छी बात बनेगी। अगर इस तरह के केसेस कहीं आते हैं तो आप पर्सनली भी मुझसे, आप केस के पूरा प्रोफाइल अगर हमारे पास सामने आएगा तो हम उसको और अच्छे तरीके से हम डील कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से आपको गाइड कर पाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं। डॉक्टर दिव्यांग का क्वेश्चन है, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद रिवर्सिबल इस्कीमिया। रिवर्सिबल स्कीम है तो रिवर्सिबल है, तो उसमें कौन सी बड़ी चीज है, आई मीन सिंपल है, वो हो जाएगा। इफ इट इज रिवर्सिबल देन इट इज रिवर्सिबल। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो तो इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं। तो जो इरिवर्सिबल रिवर्सिबल हो सकता है आयुर्वेद में, तो व्हेन इट इज रिवर्सिबल तो इट्स इजियर टू मैनेज। डॉक्टर संदीप का क्वेश्चन है, सर वी हैव कालमेक चर्न churn in government supply, how we can use it? कालमेघ चूर्ण, ओके। कालमेघ, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ड्रग, कालमेघ। Okay. सबसे ज्यादा कड़वी है, कई जगह काम करती है। आप कालमेघ की मेरी रिसर्च पढ़िए, रिसर्च गेट पे मिल जाएगी। और इसको ऑटोइम्यून कंडीशंस पर, कई सारी एन नंबर ऑफ ऑटोइम्यून कंडीशंस के ऊपर आप काम कर, आप इसे दे सकते हैं। कालमेघ को सिर्फ इतना मत समझिए, हाँ इसके, इसका एक सिनोनिम है। जब मैं जब इसकी रिसर्च कर रहा था, एक सिनोनिम निकल के आया, यशस्करी। यशस्करी मीन्स दैट ब्रिंग्स फेम टू द वैद्य। तो जो वैद्य इसकी प्रैक्टिस कर रहा है और इसके इसके डायनेमिक्स को, इसके फार्माकोडायनेमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्टीज के साथ जानता है, तो यशस्करी, वो उसके लिए यशस्करी होती है। आप इसको यूज करें, कई सारी कंडीशंस में आपको यूज कर सकते हैं। मेरी रिसर्च गेट पे आपको रिसर्च मिलेगी, और उसमें कई एंटी डायबिटिक है, एंटी डायरियल है, एंटी मलेरियल है, एंटी वायरल है, एंटी एंटी एड्स है, एंटी कैंसरस है। देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज दैट इट कैरीज। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया हर्ब है ये। जी। One question from Vaidya Rishabh ji, how to manage hypertension in cardiomyopathy patient? जब आप कार्डियोमायोपैथी को डील कर रहे होते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट हाइपरटेंशन अपने आप ही एड्रेस होता होता है, इधर हाइपर और हाइपो दोनों। ये जो केस हमने 59 का जो हमने लिया, इसमें पल्स रेट बहुत ज्यादा थी, पल्स रेट बहुत ज्यादा हाई थी, और बीपी वाज वेरी लो। तो दोनों चीजें हमने, बीपी और पल्स रेट के ऊपर हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने सीधे सीधे जो मूल है उसके ऊपर हमने काम किया। तो ये जो दाएं बाएं के जो सिम्टम्स है ना, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। आप अगर मेन दोष के ऊपर काम करेंगे तो आप पाएंगे कि आयुर्वेद की खूबसूरती ये है कि अम्लपित्त अपने आप ठीक हो रहा है। आपने कालमेघ दिया ज्वर के लिए, लेकिन आप उसका अम्लपित्त, या आमवात के लिए आपने कालमेघ दिया है, तो उसका अम्लपित्त ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है, अम्लपित्त ऑटोमेटिकली ठीक हो रहा है। उसका माइग्रेन ऑटोमेटिकली, आप माइग्रेन देखने की भी जरूरत नहीं है, माइग्रेन अपने आप ठीक हो रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। तो यहाँ पर जो है आयुर्वेद की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और आपको जब आप मेन व्याधि को आप जब देख रहे होते हैं, तो दाएं बाएं के जो सिम्टम्स हैं वो अपने आप ही कवर हो रहे होते हैं, उसमें अलग से हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे बहुत सारे अटेंडेंट्स हैं जिनका क्वेश्चन है कि हमें ये पीपीटी और हमें ये सर का वेबिनार कैसे वापस मिलेगा सुनने को। सो आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन, ट्यूसडे तक ये आपका वेबिनार का सेशन हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। सो वहां से आप सभी ये वापस वेबिनार देख सकते हैं।
सर देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर वंदना, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन? श्योर, लास्ट क्वेश्चन है तो यस। हाँ जी, सर विच कंपनीज जहर मोहरा आई सपोज पिष्टी डू यू यूज? पिष्टी। हाँ जी। मैं अपनी मेडिसिन खुद बनाता हूँ। Okay, I hope most of the answers are already clear. Okay, there is one more question. Can you perform Hridaya Basti? If yes, please share your clinical experience. देखिए, मेरा इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और लेकिन हाँ, वातज हृदय में जो है आप दे सकते हैं हृदय बस्ती, उसका क्लियरली मेंशन है, वहाँ आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। हमारी मेडिसिन पूरा काम करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। हाँ, मेडिसिन के बारे में फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि मुझे धूत पापेश्वर के ऊपर हम लोग फिर भी कहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा बनाते हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि एक थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है, हर कोई फिजिशियन, हर कोई वैद्य अपनी मेडिसिन नहीं बना सकता। आई नो दिस, देयर आर लिमिटेशंस। तो आप अपनी जहां से भी, जिस भी फार्मेसी से लेते हैं, आप प्लीज वहां पर विजिट करिए, वहां उनको गाइड करिए कि भाई हर्ब्स का कलेक्शन कैसे हो। अब द्रोण पुष्पी हमें चाहिए, द्रोण पुष्पी बरसात के बाद आती है बढ़िया। अब हम अगर अक्टूबर में जो है ले रहे हैं द्रोण पुष्पी, हमें अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर हम जून जुलाई में अगर हम द्रोण पुष्पी लेने जा रहे हैं तो हमें क्वालिटी ही नहीं मिलेगी ठीक से। क्वालिटी ठीक से नहीं मिलेगी तो हम कहाँ उसका रिजल्ट आएगा, यू नो। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा अपनी निकट, जो भी आपकी नियरेस्ट फार्मेसी है, जहाँ से भी आप ले रहे हैं या जो भी आप ले रहे हैं, तो उसका थोड़ा-सा प्रोडक्ट्स जो हथियार आपके धारदार होने चाहिए, तभी उसमें चिकित्सा में सफलता मिलती है। इसका थोड़ा-सा आप देखिए ध्यान। और सर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि निरोग स्ट्रीट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्पावर करती है हमारे आयुर्वेदा डॉक्टर्स को। So just we have one platform जहाँ you get all kind of medicines, all Ayurveda medicines. We are having a 45 plus brands. So आपको कोई भी मेडिसिन या किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, आयुर्वेदा इज द वन जो हम लिंक्ड हैं सभी से। तो इवन हर्ष सर यू कैन आल्सो टेल। श्योर। तो निरोग स्ट्रीट इज द वन जहाँ पे आपको आयुर्वेद की मैक्सिमम ब्रांड्स आर अवेलेबल। नहीं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नलिन जी। आई मीन आपकी टीम से मैं मिला हूँ और आई एम ग्लैड। आई मीन आज 20 साल बाद मुझे लगता था कि आयुर्वेद में कुछ बदलाव आएगा, तो आप लोग ला रहे हैं वो बदलाव। कुडोस टू यू एंड टू योर एंटायर टीम। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। हम सबको मिलके आगे बढ़ के आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है। दिस इज हाउ द माइंडसेट ऑफ ईच एंड एवरी निरोगियंस आर। हम सारे निरोग स्ट्रीट के एक परिवार की तरह हैं और हम सबका एक ही उद्देश्य है कि आयुर्वेद को जितना ज्यादा आगे बढ़ा सके। और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए डेफिनेटली हमें आयुर्वेदा डॉक्टर्स को आगे बढ़ाना होगा। तो एक सिंपल उद्देश्य लेके हम चल रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो ये वेबिनार में लास्ट सेशन पे आ रहे हैं। तो वैद्य हर्ष सहगल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वे हमारे आमंत्रण पर आए और अपना बहुमूल्य समय दिया। उनका आज का व्याख्यान बेहद ज्ञानवर्धक था। लाइव सेशन के दौरान आए हुए सभी वैद्यगणों का भी आभार। उम्मीद करते हैं आज का लाइव सेशन आपकी कसौटी पर खरा उतरा होगा। निरोग स्ट्रीट पर आयुर्वेद के ज्ञान का आदान प्रदान का यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए विषय और एक नए वक्ता के साथ। तब तक निरोग स्ट्रीट के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हर्ष सर। थैंक यू नलिन जी। थैंक यू बहुत धन्यवाद। बाय सर।